आप लोग ये सुबह वाली जो क्लास की है उसमें अभी कोई अंतर है या सभी वही लोग हैं? सभी वही लोग। तो आप लोगों को करना है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट। ओके, सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट। स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट। तो पास्ट तो मेसोजोइक पीरियड भी था जब डायनासोर्स, वो हिस्ट्री में है? है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं। और वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट with continuity and changes। बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से चली आ रही है, निरंतरता है, और बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई। सो मूर्ति पूजा तो आज से स्टार्ट हुआ नहीं, यज्ञ तो आज से स्टार्ट हुआ नहीं, कास्ट सिस्टम तो आज से स्टार्ट हुआ नहीं। बहुत सी चीजें निरंतर चली आ रही हैं और बहुत सी चीजें परिवर्तित हो गई। तो द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ continuity and human past with continuity, निरंतरता and changes, that is परिवर्तन। ठीक है, ये तो एक एलिमेंट्री डिफिनेशन हो गई। दूसरे अगर शब्दों में कहें तो हिस्ट्री इज द मिरर फॉर पास्ट। हाँ ठीक है, तो मिरर ऑफ पास्ट, लेसन फॉर द फ्यूचर and helps in understanding the present better। हिस्ट्री क्या होगी? मिरर। मिरर में क्या देखते हैं आप? खुद को, अपना फेस। लेकिन हिस्ट्री के मिरर में पास्ट देखते हैं। पास्ट क्यों देखते हैं? कोई बोल सकता है कि क्या जरूरत है पास्ट देखने की? पास्ट देख के होगा क्या? क्या फायदा पास्ट देख के? जो बीत गई सो बात गई। सिंक द पास्ट। तो ट्रेंड्स पता चलता है कि पहले हमने कैसा लाइफ ये अभी क्या है, चेंजेस क्या आया, क्या डेवलपमेंट है। क्या अगर कोई चीज पहले से है, चाहे सामाजिक कुरीति है, अच्छाई है या बुराई है, तो उसकी जड़ कहां से, शुरुआत कैसे है और क्यों है? जब तक डायग्नोसिस पूरा नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकता। डॉक्टर बिना डायग्नोसिस के दवाई देगा? नहीं। तो आज के अगर कोई भी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम की जब तक जड़ में नहीं जाएंगे उसके सॉल्यूशन को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जड़ में जाने के लिए उसकी शुरुआत से जाकर देखना पड़ेगा, तभी हम उस प्रॉब्लम को बेटर समझ पाएंगे। और बिना प्रॉब्लम को समझे सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते क्या? द पॉइंट इज दैट why we study history, why we do study going past, because it is the mirror of past and lesson for the future, lesson for the future, and it helps in understanding the present better, it helps in understanding the present better। कॉल करते हैं, कॉल बैक करता हूँ, आप कॉल बैक करता हूँ। तो हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ द पास्ट, लेसन फॉर द फ्यूचर, एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट बेटर। समझ में आया? लेसन मिरर ऑफ द पास्ट, यानी हम पास्ट के मिरर को देखते हैं, और लेसन फॉर द फ्यूचर। लेसन हमें कैसे मिलता है कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन हिस्ट्री आपको बताता है कि हिटलर के फांसीवादी नाजीवादी आइडियोलॉजी पे चलने पे विनाशी होगा निर्माण नहीं। हिस्ट्री आपको बताता है कि भारत में
भारत के इथोस में, भारत के लोकाचार में यह है कि भारत में महान उसको माना गया है जिसने तलवार की शक्ति के जगह पे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, चाहे वो अशोक हो या अकबर। हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारे हेरिटेज क्या है, हमारी लीगेसी क्या है, हमारी उपलब्धि क्या है, हमारी कमियां क्या है, ये हिस्ट्री तो बताता है। हिस्ट्री हमें अपनी पहचान देता है। बहुत सारी चीजें जो हम पहले से करते आ रहे हैं, आज 21st सेंचुरी में नहीं आई, दैट इज पार्ट ऑफ आवर लीगेसी, दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट। तो इस तरह से लेसन फॉर द फ्यूचर और हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट बेटर। अगर यूएस के बच्चों को जो 2001 के बाद जन्म लिए हैं आतंकवाद के इतिहास ना पता रहे, तो क्या उसके उस टेरर को समझ सकते हैं? क्या भारत 1962 का इंडो चाइना वार को भुला सकता है? कह सकता है कि इसके लिए मेमोरी लॉस कर लीजिए, यादाश्त चली जाए, सेलेक्टिव यादाश्त चली जाए, हो सकता है ऐसा? तो ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन पास्ट फॉर विच बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड written sources have been found for its reconstruction. हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस कितने तरह के होते हैं हिस्ट्री में? आर्कियोलॉजिकल और रिटेन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब बिल्कुल जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, बिल्डिंग हो गया, लिखा हुआ ये हो गया, हाँ वो इंस्क्रिप्शंस उसको कहते हैं, हाँ पिट्राड्यूरा हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, टेम्पल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, नुमिस्मेटिक जिसमें करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल और ये दोनों साथ मिलेंगे तब उसको हिस्ट्री कहेंगे। अगर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल है तो प्री हिस्ट्री, जैसे स्टोन एज। जैसे सिर्फ है आर्कियोलॉजिकल तो प्री हिस्ट्री, और अगर आर्कियोलॉजिकल और रिटन दोनों हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता तो प्रोटो हिस्ट्री, जैसे हड़प्पा। समझ में आ गया हिस्ट्री क्या है? इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे सब चीजें। तो दैट इज व्हाट हिस्ट्री इज। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है समझ में आ गया क्यों है? ये कोई नहीं कह सकता कि भाई पास्ट तो जो बीत गई सो बात की, भूल जाइए उस बात को, ऐसा नहीं। अगर उस बात को भूल जाएंगे तो आज हम प्रेजेंट को नहीं समझ पाएंगे, फ्यूचर के लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाएंगे। Unless you diagnose the problem from the root, you cannot give solution to it. For its diagnosis from the root, it is necessary to have study of history. Now, हमारे सिलेबस में जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कब से? जब से इंसान धरती पे आया तब से, या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि जो हम जिस काल में रह रहे हैं वो मॉडर्न काल है। जो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैंने सुबह भी बताया कि जो मेडिवल एज है 500 to 1200 AD, क्या था वो खुद आप लोग बताएं। डार्क एज ऑफ यूरोप। डार्क एज इसको क्यों कहते थे? स्टेट जो डिवाइडेड है और ट्रेड वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे क्या था? डार्क एज फ्यूडल एज था। फ्यूडल एज था, फ्यूडल स्टेट्स थे, फ्यूडल इंटरमीडियरीज जो सामंती मध्यस्थ थे, सामंती मध्यस्थ थे जो राजा और प्रजा के बीच में, they were exercising superior rights over land and there was political fragmentation, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। नो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का नामो निशान नहीं, और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, कमजोर राजा। तो अगर मॉडर्नाइजेशन होना है, मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम 14th century onwards, अगर मॉडर्नाइजेशन होना है तो इसके लिए
फ्यूडल इंटरमीडियरीज का जाना जरूरी होगा। इसको सपोर्ट कौन करेगा? किंग। किंग क्यों सपोर्ट करेगा? किंग चाहेगा पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, बिचौलिए या सीधा जनता के साथ संबंध। क्या चाहेगा किंग? कि हम बिचौलियों पे डिपेंडेंट रहें टैक्स कलेक्शन के लिए, या सीधा जनता से टैक्स कलेक्ट करें। अब बैलगाड़ी से टैक्स कलेक्ट कितने दूर दराज के इलाकों में करेंगे? तो टेक्नोलॉजी से, कनेक्टिविटी से उनकी डिपेंडेंस मध्यस्थों पे खत्म हो जाएगी। तो किंग सपोर्ट करेगा। जनता क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि जनता तो कर देना ही है, लेकिन एक किंग के लग्जरी के लिए टैक्स दे सकते हैं, इन सारे के लिए ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे, एक्सप्लॉइटेटिव थे, शोषण करते थे। और तीसरा ट्रेडर्स। ट्रेडर्स भी चाहेंगे क्या? एक जगह चुंगी देना पड़े, काम खत्म, या फिर अनेक जगह? एक जगह। और लेकिन इनका विरोध कौन करेंगे? फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्च, ये अनप्रोडक्टिव क्लास। तो ये एक तरफ और ये एक तरफ, तो ये एक तरफ मिलकर किसकी जीत सुनिश्चित करेंगे? व्हाट विल बी विक्टोरियस? नहीं, डेमोक्रेसी तो दूर की कौड़ी है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म कैपिटलिज्म। क्यों लिबरलिज्म कैपिटलिज्म? लिबरलिज्म कैपिटलिज्म क्या है? ये लिबरलिज्म कैपिटलिज्म क्या है? All political ideologies are modern, and the first political ideology in the modern period is liberalism capitalism, which led to prosperity in Europe, which led to modernization in Europe, replacing political fragmentation with political unification. Political unification. इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि in early modern period, large nation states emerged under strong monarchs, replacing feudalistic decentralization. एक लाइन में इस बात को कैसे लिखेंगे? इन अर्ली मॉडर्न पीरियड लार्ज नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड विथ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, रिप्लेसिंग पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। तो अब सिर्फ किंग, नो इंटरमीडियरीज, अब दूर दराज के क्षेत्र तक भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है। किंग पूरे बड़े क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। पहले उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता था किस पे? सामंतों पे। अब टेक्नोलॉजी आ गई, कनेक्टिविटी आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, तो अब उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है किस पे? मध्यस्थों पे। तो अब क्या होगा कि यूनिफिकेशन होगा। तो यूनिफिकेशन में लंबी दूरी का व्यापार होगा या यहाँ होगा? यूनिफिकेशन में। यहाँ तो यहाँ चुंगी दे, यहाँ चुंगी दे, यहाँ टैक्स दे, यहाँ अलग सिस्टम है, अलग जमींदार अलग करेगा। एक बार किंग ने परमिशन दे दिया, यहाँ से यहाँ तक व्यापार कर लिया। तो ट्रेडर्स विल सपोर्ट, पीपल विल सपोर्ट। जनता क्यों सपोर्ट करेगी इस लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को? एक जगह टैक्स तो ट्रेडर देंगे, जनता, हाँ जनता भी जो टैक्स दे रही है वो एक ही बार दे रही है, एक बार दे रही, इसको परेशानी नहीं है। हाँ, एक बार टैक्स देने में किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन जो मध्यस्थ है, सामंत हैं, वो उनको एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा के भी ले, ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रहे हैं। और संपन्नता नहीं है तो जनता में भी संपन्नता नहीं। तो राजा तो संपन्न हमेशा से थे, चाहे राज्य में अकाल पड़ जाए, राजा तो संपन्न ही रहे। धर्म कर्म से जुड़े लोग तो संपन्न ही रहे, सामंत तो संपन्न ही रहेंगे। आम जनता को प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉस्पेरिटी होना है अगर, मॉडर्नाइजेशन आना है अगर, तो क्या देना पड़ेगा? लिबरलिज्म का रूट वर्ड लिबरल है, मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल लिबर्टी। फोकस किस पे? इंडिविजुअल लिबर्टी पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे। अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम देंगे तो क्या होगा? मोर इनोवेशंस, मोर इनिशिएटिव, मोर इंटरप्राइज होगा या नहीं होगा? मोर वॉयजेस, मोर डिस्कवरीज, मोर इन्वेंशंस। अगर इंडिविजुअल धार्मिक या ट्रेडिशनल परंपरागत जंजीरों में जकड़ा रहेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते, ये मनी लेंडिंग नहीं कर सकते, ये लंबी दूरी तक नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्या व्यापार बढ़ेगा? जो इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगा, और जो भटका है वही पाया है। यस सर। कोलंबस निकले थे, भटक गए, भारत की खोज में मिल गया अमेरिका नहीं। जो हैरान होगा वही हिरन पाएगा, जो हैरान होगा वही हिरन पाएगा। तो बात यही है कि जब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगा तो उसकी जो
क्वालिटीज हैं, वर्चूज हैं, वो मैनिफेस्ट होंगी, बाहर होंगी। जी सर। वो रिस्क लेगा, वॉयजेस करेगा, इन्वेंशन करेगा, इनोवेशन करेगा, व्यापार करेगा, वाणिज्य करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करेगा, और संपन्नता की भूख को और बढ़ाता है। उसके बाद जब संपन्नता का टेस्ट उसको आएगा तो ओवरसीज ट्रेड भी करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, उसको वहां की रानी, वहां के राजा भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टैक्स ज्यादा, ट्रेड ज्यादा टैक्स, और भारत के जहांगीर और अकबर, जहांगीर और औरंगजेब भी करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ट्रेडिंग कंपनी थी। ज्यादा टैक्स, ज्यादा करो व्यापार, ज्यादा टैक्स दो, अच्छी बात है। तो टू वे रॉयल पैट्रोनेज भी मिलेगा, संरक्षण भी मिलेगा, जनता का भी समर्थन मिलेगा, संपन्नता भी बढ़ेगी, पूंजी का निर्माण होगा, ट्रेडिंग कैपिटलिज्म होगा, और इंडिविजुअल फ्रीडम के चलते ही होगा। हर इंडिविजुअल में कुछ न कुछ ऐसी खासियत है जो दुनिया के किसी दूसरे इंडिविजुअल में नहीं है। पता है आपको, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए प्रोजेक्ट से साबित होता है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। हर इंडिविजुअल जैसा दूसरा कोई नहीं है, न था, न होगा, न है। लेकिन क्या हर इंडिविजुअल महान बनता है? क्यों नहीं महान बनता? क्योंकि उसके टेस्ट के अनुसार, उसके ओरिएंटेशन के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसके सिचुएशन के अनुसार उसको करने नहीं दिया जाता। तो उसका परिवार बताएगा ये नहीं ये करना है, वो नहीं वो करना है, समाज बताएगा ये नहीं ये प्रतिष्ठित चीज है, ये नहीं ये ठीक है। समाज की परंपराओं के दबे चलते वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, फ्रीडम नहीं मिलता, तो उसकी बेस्ट पॉसिबल जो क्वालिटीज है मैनिफेस्ट नहीं पाती। लेकिन अगर फ्रीडम दिया जाए तो स्काई इज द लिमिट। अगर फ्रीडम दिया जाए तो वो वैसा चमत्कार कर सकता है, उसको अपने चॉइस के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार अगर उसको करने दिया जाए तो वो कुछ भी ऐसा कर सकता है। और यही चीज हुई। अब चर्च के, पोप की परंपरा की, धर्म की जो रूढ़िवादी परंपरा है उनका बोझ से उनको मुक्त किया। जाओ व्यापार करो, जाओ रिस्क लो, जाओ समुद्र क्रॉस करो, मनी लैंडिंग करो, इन्वेंशन करो, डिस्कवरीज करो। बाइबल भी अगर झूठा होता है तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन संपन्नता लाओ। प्राइवेट प्रॉपर्टी, मार्केट इकोनॉमी, एडम स्मिथ का लाइसेंस फेयर सुना है आप लोगों ने? मार्केट इकोनॉमी, बाजारी अर्थव्यवस्था, और शुरुआत में ट्रेडिंग कैपिटलिज्म आया। तो इनको जब राजा, प्रजा और व्यापारी एक साथ हों तो ये टिक पाएंगे? तो धीरे धीरे फ्यूडल यूरोप will convert into modern capitalist Europe. Initially not under democracy, initially under a strong monarch. monarch नहीं चाहेगा कि ये बिचौलिए रहे, जनता नहीं चाहेगा ये बिचौलिए रहे, ट्रेडर्स नहीं चाहेंगे ये बिचौलिए रहे, और प्रोटेस्टेंट धर्म आ जाएगा। धर्म खत्म नहीं होगा, प्रोटेस्टेंट धर्म आ जाएगा जो प्रोग्रेसिव होगा, जो ज्यादा छूट देगा, जो परंपरा के बोझ से बचाएगा, जो इंडिविजुअल के फ्रीडम को सपोर्ट करेगा, जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा। और बिना कैपिटल के कभी ग्रोथ होता है? दुनिया में कहीं भी, कभी भी, किसी समय भी, कहीं भी बिना कैपिटल के ग्रोथ नहीं होता। आज भी हमारे यहाँ देख लीजिए, कैपिटल की जरूरत है, बिना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट के बिना तो ग्रोथ होना नहीं, चाहे जो मर्जी कर ले। तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार के पास तो इतना कैपिटल है नहीं, जरूरत इतनी है सरकार के पास इतना है, निजी क्षेत्रों को मिला दो तो इतना है। तो इस खाई को पाटने के लिए क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई करते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिना कैपिटल, तो कैपिटल के बिना कुछ भी ग्रोथ, ना संपन्नता, ना हायर लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो दिस फेज ऑफ कैपिटलिज्म इज कॉल्ड ट्रेडिंग कैपिटलिज्म। दिस लेड टू ह्यूज प्रॉस्पेरिटी। और जिस चीज से प्रॉस्पेरिटी मिलती है, जिस चीज से संपन्नता मिलती है, जिस चीज से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, उसका लिए समर्थन बढ़ेगा या विरोध? समर्थन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। सर ये नॉलेज नहीं था कि इसको बढ़ने नहीं दिया गया था उस टाइम पर सर। कंडीशन वैसे नहीं थी, कंडीशन ऐसे नहीं थे। पहली तो बात पेपर की खोज जो हुई बाद में हुई, दूसरी बात क्रूसेड धर्म युद्ध हुआ इस्लामिक वर्ल्ड में, और ऑटोमन एम्पायर सुना है तुमने? इस्लामिक वर्ल्ड, आज जो तुर्की है, टर्की एकमात्र मुस्लिम देश जो यूरोपीय है, बाकी सारे यूरोपीय देश क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले हैं। एकमात्र यूरोपीय देश जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है टर्की। पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, यूरोप का बीमार व्यक्ति। तो टर्की
जो ऑटोमन अंपायर, जो मुस्लिम अंपायर ने जब धर्म क्रूसेड हुआ, जिहाद हुआ, फर्स्ट 1000 AD के आसपास 3 जिहाद हुए, तो उसमें इस्लामिक वर्ल्ड, इस्तांबुल अंपायर, ऑटोमन अंपायर जो है, वहां इस्लामिक अंपायर स्थापित हो गया 1453 में। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड को इससे काफी निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने रास्ता पूरा रोक दिया जाता। इस्तांबुल देख रहे हैं, टर्की का लोकेशन देख पा रहे हैं आप लोग? टर्की देखिए, यहाँ पे यूरोप में है, यूरोप और एशिया को बांटता है, उसका यूराल माउंटेन देख लीजिएगा मैप पे। और जब यहाँ पे मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, तो उन्होंने रास्ता रोक दिया यूरोपियंस का कि जो व्यापार इधर से होगा, इंडिया से, चाहे चाइना से, चाहे इधर साउथ ईस्ट एशिया से, हम करेंगे, आपको करने नहीं चाहिए। जब ऐसा होगा तो उनको भारी निराशा होगी। जिहाद जीत गया, क्रूसेड हार गया, लेकिन कभी कभी हार भी नया रास्ता खोलती है जो जीत नहीं खोल पाती। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तब उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, इधर गए, इधर गए, इधर से इधर गए, केप ऑफ गुड होप से आ गए, आप साउथ अफ्रीका से यहाँ आ गए, वहां कोलंबस निकला, अमेरिका खोज लिया, पुर्तगीज और स्पेनिश साउथ अमेरिका खोज लिए। तो ये हारना उनके लिए सौगात साबित हुआ है नहीं? अगर वो हारते नहीं, ये रास्ता बंद होता नहीं, तो नया रास्ता खुलता कैसे, नई दुनिया खोजी जाती कैसे? समझ में आए? तो कई कारण हैं रिनाइसेंस के। चाइना में, हाँ, तुर्की अभी भी एक चर्च तोड़ के मस्जिद बनाता है। हाँ, तो टर्की में बहुत टर्बुलेंस रहा है। मुस्तफा कमाल पाशा, अटातुर्क ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जोर जबरदस्ती वहां सेक्युलरिज्म लागू किया। बोला कि सारे यूरोपीय देश आगे बढ़ रहे हैं, हम इस्लाम किए जा रहे हैं, पीछे रह जाएंगे। उन्होंने उनके बाइबल को काटा गया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने सुधार किया, और हम एकदम रिजिड हैं, तो हम कैसे विकास करेंगे? तो उन्होंने जोर जबरदस्ती टर्की में सेक्युलरिज्म लागू किया, लेकिन फिर उसका रिएक्शन भी हुआ, फिर फंडामेंटलिज्म भी बढ़ा। तो टर्की जो है वो एकमात्र मुस्लिम कंट्री है जो यूरोप में है। नाटो में तो अमेरिका ने सदस्यता दी है, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन लोगों ने सदस्यता नहीं दी। पता है? टर्की का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, टर्की का मतलब ये आधा भाग जो पश्चिमी भाग है यूरोप में, वो पूरा मॉडर्नाइज यूरोपियन जैसा है, और ईस्टर्न भाग एशिया जैसा है, पूरा मतलब लेस मॉडर्न है। तो रीजनल इम्बैलेंस तो हर जगह होता है, लेकिन वहां ज्यादा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों हुआ, आप बोल रहे थे ना कि इसको क्यों रोका हुआ, तो कई कारण थे रुकने का। पहला कारण था पेपर की खोज नहीं हुई थी, दूसरा कारण फ्री थिंकिंग नहीं थी, तीसरा और सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण रोमन कैथोलिक चर्च का इतना बड़ा दबदबा था, फ्यूडल लॉर्ड्स का दबदबा था, जो खत्म करने का तरीका नहीं था। लेकिन जब इस्लामिक वर्ल्ड से झगड़ा हुआ तो लड़ाई में बहुत कुछ सीखता है इंसान, क्योंकि वो एकदम विकट परिस्थिति होती है, जीने मरने का सवाल होता है, तो उसमें सीखना सबसे ज्यादा मजबूरी भी हो जाती है। तो अरब वर्ल्ड से जब झगड़ा हुआ, इस्लामिक वर्ल्ड का जब से इस क्रिश्चियन वर्ल्ड से लड़ाई हुई, क्रूसेड जिसको कहते हैं, धर्म युद्ध, तो उससे जो अरब वर्ल्ड काफी चीजों में आगे था, उससे उनको ये चीजें मिल गई, उनका मटेरियल प्रोग्रेस हुआ, और उन्हें दिखा कि अब हम अपना मटेरियल प्रोग्रेस कैसे करें, हमारा मॉडल मटेरियल प्रोग्रेस का क्या होगा। कुछ चीजें तो हम सीख गए, चाइना से पेपर आ गया, अरब वर्ल्ड से बहुत चीजें, मैथमेटिक्स की आ गई, बहुत अच्छी चीजें आ गई, पानी कंजर्वेशन का तरीका आ गया, और अब हम अपने इतिहास, ग्रीक इतिहास के बेसिस पे हम अब फिर से रिवाइव करेंगे, और नए लैंड मिल गए, नया रूट मिल गया। केप ऑफ गुड होप से लेकर, यहीं से आ रहे थे ना ये पहले, तो केप ऑफ गुड होप से यहाँ साउथ अफ्रीका से यहाँ से, तो ये रास्ता तो बंद था। बाद में जब ये सब जीत गए और मजबूत हो गए, तो ये भी खोल दिया स्वेज के नाम। इधर की मजबूती ने उनको फिर इस्लामिक वर्ल्ड को हराने में मदद दी, और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियन वर्ल्ड आगे आ गया, और वो फिर पीछे चले गए। कई जो कॉम्युनल हिस्टोरियन हैं, वो एंशिएंट काल को हिंदू काल, मध्य काल को मुस्लिम काल, और मॉडर्न काल को क्रिश्चियन काल कह देते हैं, जो है नहीं, जो गलत है। इट इज रॉन्ग वे ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं हो पाया उस समय, क्योंकि उस समय तो इस्लामिक वर्ल्ड और उसके बीच में युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध होने से नए नए कम्युनिकेशन के रास्ते खुले, नए नए रूट्स खुले,
ट्रेडिंग कैपिटलिज्म का मौका मिला, मटेरियल प्रोग्रेस हुआ और इन्हें समझ में आया कि बिना मटेरियल प्रोग्रेस किए हुए हम जीत नहीं सकते, हम मुस्लिम वर्ल्ड को हरा नहीं सकते। हम हारे इसलिए क्योंकि मटेरियली हम पीछे थे, इकोनॉमिकली पीछे थे। और इकोनॉमिकली पीछे होने का मेन कारण क्या है? हमारा धार्मिक बंधन जो है वो मेन रोड़ा है। तो यहां से रिनाइसेंस स्टार्ट हो गया, समझ में आ गया? तो 1453 में ऑटोमन अंपायर का टूटना भी बन गया क्या, और रास्तों का ब्लॉक बनना भी क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। ठीक है, ऑटोमन अंपायर का तोड़ना नहीं, बनना भी उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। समझ में आया नहीं आया? देखिए 1000 एडी से लगभग जिहाद, धर्म युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में जो सऊदी अरबिया, आज जो आप देख रहे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, नॉर्थ इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये सब इस्लामिक कंट्रीज हो। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वाला इलाका भी जहां पे ट्राइबल जनसंख्या थी, वहां इस्लाम तेजी से ये हुआ था। और क्रिश्चियन वर्ल्ड कौन हो गया? टर्की से वेस्ट, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें आ जाएंगे इंग्लैंड, स्पेन, पोर्टुगाल, फ्रांस, हॉलैंड, डच, ये सब। तो इन दोनों के युद्ध से मार्ग प्रशस्त हुआ रिनाइसेंस का। और इटली से क्यों हुआ? क्योंकि इटली का बड़ा भाग पेनिनसुलर है, फ्री सोसाइटी है। इटली का एक पास्ट है अच्छा, जिसका इतिहास अच्छा होता है, उसको गौरवमयी इतिहास से इंस्पिरेशन लेना आसान होता है। रोम की महत्व पहले से है। तो रिनाइसेंस स्टार्ट हुआ और ये पूरी विचारधारा के रूप में लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म फैल गई। लिबरलिज्म का रूट वर्ड लिबरल है, इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल को अगर फ्रीडम देंगे तो क्या आएगा? इनोवेशन, नवाचार। इंडिविजुअल को अगर फ्रीडम देंगे तो क्या आएगा? इनोवेशन, इन्वेंशन। वॉयजेस क्या होते हैं? समुद्री यात्रा, रिस्क। और क्या आएगा? डिस्कवरीज। इन्वेंशन हो गया, वॉयजेस हो गया, समुद्री यात्राएं हो गया, जोखिम लेने की क्षमता आ गई। और इससे क्या हो जाएगा? पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। और इससे क्या होगा कि संपन्नता बढ़ेगी, ट्रेड ज्यादा होगा तो पूंजीवाद। हाँ, तो ट्रेडिंग कैपिटलिज्म, इट वाज ट्रेडिंग कैपिटलिज्म। इससे सर राष्ट्रवाद भी सर मजबूत होगा। बिल्कुल होगा। राष्ट्रवाद क्यों मजबूत होगा? मैंने सुबह भी बताया कि एक होने की भावना प्रबल होने के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। सिर्फ बोल देने से होना चाहिए नहीं होगा। जब एक होने से ज्यादा फायदा नजर आएगा तब राष्ट्रवाद की भावना और सीमेंट होगी और प्रबल होगी। अगर इंग्लैंड के लोग इकट्ठा होंगे, यूनाइटेड होंगे, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग होगी, तभी तो उनका ओवरसीज ट्रेड सफल होगा, तभी तो उनका ओवरसीज कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म सफल होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा गुलाम देशों को बना पाएंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो पाएंगे। तो नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस, साइकोलॉजिकल बॉन्ड ऑफ वननेस, एक होने का बोध। नेशन एक समूह है जिसके सदस्यों में एक होने का बोध होता है। और एक होने का बोध का आधार शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज, शेयर्ड टेरिटरी, शेयर्ड पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे बड़ा। एक ग्रुप, अगर ग्रुप बनता है और सभी को फायदा होता है तो ग्रुप में बॉन्ड और मजबूत होगा। यस सर। ग्रुप और भी मजबूत सीमेंटिंग होगा उसकी। अगर उसको फायदा नहीं होगा तो सीमेंटिंग नहीं होगी, सीधी सी बात। तो यही बात यहां भी है कि इसलिए नेशनलिज्म भी स्ट्रांग होगा, नेशनलिज्म की भावना भी प्रबल होगी, क्योंकि इस उदारवाद से, इस पूंजीवाद से सामूहिक संपन्नता बढ़ेगी, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? यस सर। तो
अब मिडिवल एज को छोड़ देते हैं, डार्क एज को छोड़ देते हैं और पूरे क्रोनोलॉजी को देखते हैं। सर एसी कम कर। पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए तो उसमें आ जाता है 14th सेंचुरी, फिर 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में क्या आ जाएगा? रिफॉर्मेशन। धर्म सुधार।